ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखिए आज है 1 फरवरी 2023 और 1 फरवरी 2023 को पूरे भारत में सर्वे और बजट की बात होने लग जाती है। तो आज का पूरा हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस, इवन कल का न्यूज़पेपर द हिंदू में पूरा बजट के आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। आज के न्यूज़पेपर में हम कुछ इकोनॉमिक जो सर्वे है 2023 वाला उसकी बातें करेंगे। साथ ही साथ हमारे जितने भी नोट्स रिलेटेड हैं रिगार्डिंग द हिंदू वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, कहाँ से आपको फ्री नोट्स मिलेंगे। बट विदाउट मूविंग फर्दर हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं पेज वाइज डिस्कशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे जितने भी एस्पिरेंट जो हमारे डेडिकेटेड वीडियोस देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए क्वालिटी कंटेंट के बारे में। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहली जो न्यूज़ आई है देखो इकोनॉमिक सर्वे की, उसने बताया है 2023-2024 का ग्रोथ रेट हमारा 6.5 रहेगा। बहुत सारे इश्यूज़ अभी हमारे आए, पेंडेमिक आया। देखिए जब भी इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत होता है पूरे नोट्स में अभी डिफाइन करूंगा, जो भी अभी न्यूज़पेपर में लिखा है मैं वो न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उन्होंने बोला पेंडेमिक आया, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ थी, वर्ल्ड लेवल पर अलग पॉलिटिकल गेम चल रहा था, उसके बावजूद भी इंडिया ने रिकूप किया। तो सर्वे ये कहता है कि भारत जो है 6.5% की ग्रोथ रेट पर बढ़ेगा, उसके बाद 7% भी बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि भारत में जो घरेलू डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, साथ ही साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आएगी। राइट 2023-2024 की ग्रोथ रेट 6 to 6.8 बताई है और अभी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं अनंत नागेश्वरम, ठीक है। आप ये कैसे याद करेंगे इनका नाम, ये ट्रिक से याद कर सकते हो कि अभी जो इकोनॉमिक एडवाइज़र है मतलब पैसों से लेन देन, जब किसी के पास पैसा होता है वो अनंत अनंत दुनिया में चले जाता है और पैसे के ऊपर कौन बैठता है, नाग बैठता है, नागेश्वरम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको यूपीएससी में लॉजिकल तो लिखना ही है। इवन यूपीएससी नहीं, सिर्फ स्टेट पीसीएस में भी एसडीएम की जो पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये पूछा जा सकता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, देखो जब आपके पास पैसा होता है तो आप अनंत जगह घूम सकते हो और नागमणि जो पैसा देती है उसके ऊपर नाग बैठा रहता है। तो वी अनंत नागेश्वरम चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अभी इन्फ्लेशन भी बताया कितनी ज़्यादा महंगाई है। तो मैं आप लोगों को पहले पेज की ये वाली न्यूज़ को एक तो डिटेल में कराऊंगा नोट्स के साथ, पर पहले ही पेज में दूसरी चीज़ें भी देख लेते हैं जो हमारी काम की नहीं है, जो हम नहीं करेंगे। राइट देखिए जीएसटी कलेक्शन 1.56 लाख करोड़ हुआ और जनवरी में ये ट्यूसडे इवनिंग को पता चला और मार्किंग द सेकेंड हाईएस्ट मंथली जो कलेक्शन आपको देखने को मिला जब से जीएसटी लागू हुआ है, यानी कि 2017 से। देखिए बांग्लादेश इज इंटर मेघालय पोल्स एज पार्टीज टारगेट टीएमसी, ये पूरा चल रहा है। बांग्लादेशी इशू क्या चल रहा है, स्टेपल ऑफ इलेक्शन इन असेंबली हैज़ इन्फ्लेटेड पोल बाउंड मेघालय। देखो मेघालय की बाउंड्री से बांग्लादेश भी आपका देखने को मिलता है, बट बहुत सारे अभी जब एक जगह की इलेक्शन होते हैं तो जनरली बहुत जगह इन्फ्लेट्रेशन भी शुरू हो जाती है। बट ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जितना भी होगा हम आपको बताएंगे, आपको ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पहले पेज में सिर्फ आपको जीडीपी ग्रोथ पढ़नी थी इकोनॉमिक सर्वे की, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। साथ ही साथ आपको क्या नहीं पढ़ना, झारखंड में हालांकि अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, 14 लोग मारे गए बिल्डिंग फायर में मल्टी स्टोरी। और आपसे मेंस में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फायर सेफ्टी के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जब भी आपको सॉल्यूशन सुझाना हो ऐसे न्यूज़ में तो आप क्या कह सकते हैं कि यस कि विद इन 6 महीने में इंस्पेक्शन होना चाहिए। जो गियर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गियर्स हैं वो मॉडर्न ज़माने के होने चाहिए, वो अभी के होने चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होना चाहिए। राइट तो अब हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे वाला, कल बजट भी आने वाला है, ठीक है। तो उसके नोट्स, बजट के नोट्स भी मैंने आज ही दे दिए हैं, इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स भी मैंने आज ही दे दिए हैं, पर मैं आज सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ाने वाला हूँ।
आप लोगों को यूट्यूब में सर्च करना है, कभी आपका एनालिसिस नहीं मिलता, चैनल नहीं मिलता, हिंदू एनालिसिस बाय पंकज बोहरा आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको हमारी हिंदू का एनालिसिस वाली वीडियोस मिल जाएंगी, राइट। तो आपको पंकज बोहरा ऑफिशियल टेलीग्राम में लिखना है, जैसा टेलीग्राम में सर्च बॉक्स होता है आपको इसी सर्च बॉक्स में, ठीक है, इसी सर्च बॉक्स में पंकज बोहरा ऑफिशियल सर्च करना है, जहाँ पर आपको हिंदू एनालिसिस के डेली के बेसिस पे फ्री नोट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर बजट की भी मैंने पूरा बजट की भी डेफिनेशन दी गई है, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका भी यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में दिया गया है। कल हमारा आएगा इकोनॉमिक सर्वे, बट मैं उससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में मेंस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको हम अपने आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में, जो भी बच्चे आंसर राइटिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, 1 साल के लिए है 499 वाला बैच। आंसर राइटिंग हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराएंगे। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है कि एक यूनियन बजट कैसे प्रिपेयर होता है, क्या क्या फोर्सेस शेप देती हैं, ये 250 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके पीछे पूरा हमने आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। बट आज पास हुआ है इकोनॉमिक सर्वे, तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक सर्वे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हम राइट विथ अस आंसर राइटिंग ग्रुप में ऐड कर लेंगे। देखिए राइट विथ अस आंसर राइटिंग ग्रुप ऐसा है जिसमें 1 साल के अंदर सिर्फ 499 रुपीज़ में आप हमारे साथ आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस ग्रुप के लिए 7505134891 इस नंबर पर आपको गूगल पे फ़ोनपे करना है 499 रुपीज़। उसके बाद हम आंसर राइटिंग ग्रुप में आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमारे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं जिसमें अलग अलग नोट्स के लिए है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेते हैं। देखो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पढ़ते हैं यहाँ से। देखिए फाइनेंशियल ईयर जब 2022-2023 चलता है तो इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। फर्स्ट पार्ट में जनरली क्या होता है कि कौन कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई भारत में, और दूसरे पार्ट में अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिक इश्यूज जैसे सोशल सिक्योरिटी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ह्यूमन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, ठीक है, ये सब चीज़ें दी गई होती हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं। जनवरी 31, 2023 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने और कॉरपोरेट अफेयर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो प्रेजेंट किया इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 कहाँ, पार्लियामेंट में। ये चीज़ याद रखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी 2023 को, तभी तो 1 फरवरी को आया हुआ है ना ये न्यूज़ में, और इसके बाद 1 फरवरी को यानी कि आज बजट पास होगा, कल के न्यूज़पेपर में बजट ही बजट आएगा, इसलिए हमने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है। पर आज सिर्फ हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करेंगे। तो जनवरी 31, 2023 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि केंद्र की वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट अफेयर जो मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने हैं, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे किसको दिया, संसद को दिया, ठीक है। दूसरा, ग्रोथ रेट बढ़ाई 6.8% अगले फाइनेंशियल ईयर तक, स्टार्टिंग अप्रैल 1, 2023 से शुरू होगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे कब लाया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे आपका बजट से पहले दिन इकोनॉमिक सर्वे लाया जाता है, यानी कि कल इकोनॉमिक सर्वे आया, आज 1 फरवरी है तो आज बजट पास करेंगे और 2 फरवरी के न्यूज़पेपर में बजट आएगा, वो हम कल करेंगे, जो मैंने दिखा भी दिया आपको। ये 31 जनवरी को रिलीज किया जाता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। साथ ही साथ इंडिया का फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 1950-1951 में आया था और यूनियन बजट 1964 में प्रेजेंट किए थे। लेटर सेपरेटेड एंड प्रेजेंटेड बिफोर द बजट अनाउंसमेंट। देखो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे पहले 1950-51 में प्रेजेंट किया गया था और पहले इकोनॉमिक सर्वे को बजट तक ही, मतलब जब बजट पास करते थे इकोनॉमिक सर्वे भी तब लाया जाता था, बट 1964 के बाद उसको अलग कर दिया गया। लेटर सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, अब उसके अगले दिन बजट पास करते हैं। सबसे पहले कौन प्रिपेयर करता है?
देखो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA, इकोनॉमिक अफेयर्स वाला डिपार्टमेंट इसको प्रिपेयर करता है। और किसकी गाइडेंस के अंदर? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जिनका अभी मैंने ट्रिक बताया था, वी अनंत नागेश्वरम। ठीक है। कौन प्रेजेंट करता है? हमारी केंद्र की वित्त मंत्री और कॉरपोरेट अफेयर मंत्री, जिनका नाम है निर्मला सीतारमन जी। और इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे 2023, 2022, 2023 यूनियन पार्लियामेंट में संसद में पास किया। साथ ही साथ मैं इकोनॉमिक सर्वे की एक हाईलाइट भी बता देता हूँ। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है भारत 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ द एक्सचेंज रेट, और तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे। ठीक है। एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब होता है कि हमारे जो यूज़र्स हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, वो कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। साथ ही साथ मैं आपको एक इमेज भी शो करता हूँ इंडियन इकोनॉमी की। देखो ये अगर आप इमेज देखेंगे तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे हमारी वित्त मंत्री ने पेश किया है वो आप जान पाएंगे। सबसे पहला फीजल डेफिशिएट। ठीक है। फीजल डेफिशिएट कितना है? 6.4% है। 2022-2023 की लास्ट डेटा देखना है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, CPI होता है 6.8, WPI होलसेल है और CPI है कंज्यूमर वाला। WPI है 11.5%, CPI है 6.8%। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कितने हैं? 563 बिलियन। तो पिछली बार से घटे हैं। इसके पीछे का कारण आप सबको पता होना चाहिए। कोविड was one of the reason behind the reduced फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। तो 563 बिलियन डॉलर है, इससे पहले 607 था। ठीक है। GDP ग्रोथ रेट 2023-24 में 6.8%, इस वर्ष के एंड में 7% हुई। देखो जो ग्रोथ रेट है सर्विसेज की 9.1%। ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4.1, एग्रीकल्चर और 3.5%, और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ी है थोड़ी सी। ठीक है। पर कोविड-19 आया था, घटी थी। देखो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट मैं कहूँगा इस बार बहुत ज़्यादा घटी है 2021, क्योंकि आप सबको पता है क्या आया था? कोविड आया था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देखो कितनी थी? 10.3 थी, अब वो घट के कितनी हो गई? 4.1 हो गई। राइट। बट सर्विसेज में अगर आप देखोगे कोविड-19 आने के बाद भी सर्विसेज में जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ी है। राइट। मैंने जैसे आप लोगों को बता दिया कि इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले पास करते हैं और उसके एक दिन बाद बजट पास करते हैं। तो बजट के लिए कल का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, राइट विद अस में आज हम आंसर राइटिंग करेंगे। कल मैं पूरा बजट डिस्कस करेंगे। बजट कब आता है? बजट का सबसे पहला बजट 1947 में आया था। ये सब बजट कौन पास करता है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बजट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बजट से रिलेटेड कौन से अनुच्छेद हैं, जैसे आर्टिकल 112, आर्टिकल 114, आर्टिकल 266, ये हम कल करेंगे। क्यों? कल बजट का पूरा डिटेल आएगा। तो सबसे पहले हम बजट के बारे में जानेंगे, फिर बजट के फैक्ट जानेंगे। इस बार हमने इकोनॉमिक सर्वे देख लिया, कौन प्रेजेंट करता है, किसको प्रेजेंट करता है। कौन प्रेजेंट करता है? निर्मला सीतारमन जी। ठीक है। संसद को प्रेजेंट करते हैं। तो पहले पेज की न्यूज़ हो गई। इकोनॉमिक सर्वे के हमने सब पॉइंट दे दिए। देखो जैसे इन्फ्लेशन है और CPI WPI की रिसेंट हमने जो है रिपोर्ट भी दे दी। राइट। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र को दिखा देता हूँ। ये हैं वी अनंत नागेश्वरम। राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। देखो यहाँ पर LG और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में लफड़ा चल रहा है और ये कोई चावला केस है, ये आपको नहीं करना। क्लास 12th का एक बॉय स्टेप्ड टू दैट, उसको चाकू मार के मार दिया गया। सोचो कोई बड़ी बात होती है? यस, बहुत ज़्यादा बड़ी बात। 35-year-old वुमेन शॉट नियर मीराबाग ट्रैफिक सिग्नल, CCTV फुटेज में है ऐसा। क्रिमिनल आम आदमी पार्टी कैंडिडेट, ये भारत जोड़ो यात्रा। मतलब हर एक पेज में देख रहे हो आप, हर एक पेज में आपकी कोई ऐसी काम की न्यूज़ नहीं है जो हमें करनी चाहिए, बट इस पेज में है हल्की सी न्यूज़। हुआ क्या था? कांग्रेस के 81 जो MLA हैं वो सीट छोड़ना चाहते थे। तो अब यहाँ पर चल रहा है एक प्रिविलेज मोशन का बकेती। प्रिविलेज मोशन
मूव्ड अगेंस्ट राजस्थान एमएलए फॉर प्ली इन हाई कोर्ट। हुआ क्या? नाम है राजेंद्र राठौड़। हैड मूव्ड द कोर्ट सीकिंग डायरेक्शन टू द स्पीकर टू डिसाइड ऑन रेजिग्नेशन ऑफ 81 कांग्रेस एमएलए। स्पीकर जोशी सेज पावर ऑफ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर क्लियरली डिफाइंड। अब प्रिविलेज मोशन सबसे पहले होता क्या है? अभी यहाँ पर क्या हुआ, राजेंद्र राठौड़ जी जाते हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, और वो जाते हैं कोर्ट के पास और बोलते हैं स्पीकर से राजस्थान के कि आपने रेजिग्नेशन प्रोवाइड करवाना था। चलिए साथ ही साथ में प्रिविलेज मोशन भी कर लेते हैं। प्रिविलेज मोशन यूपीएससी GS2 पॉलिटी में पूछा जाएगा। जनरली जो संसद के नियम होते हैं, जो भी उनको तोड़ता है, कोई भी एक मंत्री तोड़ता है, तो ये इसके अगेंस्ट लाए जाते हैं। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस का मतलब होता है एक तरह से जो फेवर दिया जाता है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज enjoyed बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सो दे कैन effectively डिस्चार्ज देयर फंक्शन। अब क्या होता है, जो संसद के मंत्री होते हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो अपना ड्यूटी आराम से कर सकें। बट जो वो फ्री ताकतें दी जाती है ना संसद को मतलब MPs को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो आप डायरेक्टली जान लें, जब भी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो आप उसे समझें, ठीक है? क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पे भी हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। मोस्ट ऑफ द पेड मेंबर्स हमारे हिंदी मीडियम के भी हैं। तो जब ऐसे अधिकार को कोई ब्रीच करता है तब उसे क्या कहते हैं? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड पनिशेबल अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। किसी को बोलने की छूट दी है, इसका मतलब ये नहीं किसी को अपशब्द कहें कोई, ठीक है? तो नोटिस मूव किया जाता है जो गिल्टी हैं, और स्पीकर लोकसभा में, चेयरपर्सन राज्यसभा में, वो डिसाइड करते हैं प्रिविलेज मोशन पे कि वो गिल्टी है या नहीं। अनुच्छेद 105 यानी कि आर्टिकल 105 संविधान का एक्सप्रेसली मेंशन टू प्रिविलेजेस, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, संसद में आप कुछ भी बोल सकते हो खुली तरीके से, और राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग, जो भी आप बोल रहे हो, इवन कुछ भी पेपर शो कर सकते हो। पार्लियामेंट प्रिविलेज डू नॉट एक्सटेंड टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को संसद के प्रिविलेज नहीं मिलते हैं, हालांकि वो संसद का पार्ट भी होने के कारण राष्ट्रपति को नहीं मिलते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। आर्टिकल 361 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि राष्ट्रपति को हम प्रिविलेजेस देंगे बट पार्लियामेंट के नहीं, दूसरे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको पता चल गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एक्सटेंड द पार्लियामेंट प्रिविलेज टू दोज पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू स्पीक एंड टेक पार्ट, मतलब पार्लियामेंट प्रिविलेजेज उन लोगों के लिए भी हैं जो संसद में बोल सकते हैं, प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? जो भारत सरकार का वकील होता है, और केंद्र के मंत्री होते हैं, उनको भी प्रिविलेज मोशन मिल जाते हैं, राष्ट्रपति को नहीं मिलते हैं। राष्ट्रपति के लिए है कौन सा? राष्ट्रपति के लिए है आर्टिकल 361, ठीक है? तो आज इकोनॉमिक सर्वे में और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई हैं जो हमारे काम की नहीं है। चलिए मैं न्यूज़ भी दिखाते जाता हूँ। PM केयर फंड से रिलेटेड है, वो आपको नहीं करना, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की। फिर ये पूरे वो हैं, 260 स्टूडेंट आंध्र प्रदेश में बीमार पड़ गए, रिज़ाइन किया, ठीक है? हाँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, अगर मुस्लिम महिलाएं हैं तो वो अपने पर्सनल कानून के हिसाब से नहीं चलेंगी, जैसे शरिया की काउंसिल। अगर उनको खुला इशू करना है, खुला मतलब होता है तलाक, ठीक है? एक वर्ड है तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिर्फ फैमिली कोर्ट ही खुला सर्टिफिकेट इशू कर सकती है एक मुस्लिम महिला को, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला। खुला का मतलब होता है डाइवोर्स देना। अगर वो सर्टिफिकेट उसको चाहिए तो फैमिली कोर्ट देगी, ना कि उनकी पर्सनल कोर्ट जैसे शरिया की काउंसिल होती है, ठीक है? महाराष्ट्र के लोग, जो लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए न्यूज़ है। जय जय महाराष्ट्र माझा एक गाना है, उसको महाराष्ट्र का नया राज्य गीत घोषित कर दिया गया है। 19 फरवरी को वो किया जाएगा, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे ग्लोरी टू द महाराष्ट्र। और ये कंपोज किया गया था मराठी पोइट राजा बधे द्वारा, और इसको गाया गया था कृष्णराव गणपतराव साबले के द्वारा, राइट? IIT स्टूडेंट में जो SC ST के लोग हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा बोला गया है
केरला की एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई, उन्होंने बोला कि सांप से लोग ज़्यादा मरे हैं रेदर देन जो दूसरे हैं, जैसे गुलदार, टाइगर, गौर, वाइल्ड बोर, एलिफेंट, स्नेक। 2021 और 22 की रिपोर्ट में सांप से 50 लोग मरे हैं, टोटल 400 सांप से 476 मृत्यु हुई हैं, एलिफेंट से 115, वाइल्ड बोर से 30, ठीक है, लियोपार्ड से 0। तो ये पूछा नहीं जा सकता, सिर्फ मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ ऐसे नॉर्मली जो केरला के लोग हैं, ठीक है। चलिए पाकिस्तान की पेशावर शहर में कल आप सबको पता होगा तालिबान का एक सुसाइड बॉम्बर आता है, पेट में बम लगा के आता है, 61 लोग उस मस्जिद में मारे जाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर टेररिज्म आतंकवाद से बचना है पाकिस्तान को, तो उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़े सुधार करने पड़ेंगे अपनी सरकारी पॉलिसीज़ में। दूसरा, किस तरह से वो तालिबान के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तालिबान को तो उन्होंने दुश्मन बनाया हुआ है, बट क्या हमारे कोई इंडियन एग्ज़ाम में रेदर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में कभी ऐसा आ सकता है पाकिस्तान तालिबान से कैसे बचेगा? नहीं। तो आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलिए, Germany connection with Bhubaneswar deepened last Sunday when the 2002 and 2006 champion won its third men's hockey world cup at Kaling Stadium। इस बार जो वर्ल्ड कप चल रहे हैं हॉकी के, वो उड़ीसा में चल रहे हैं, कलिंग स्टेडियम, ठीक है। लास्ट मेजर टाइटल द 2014 चैंपियन ट्रॉफी एट उड़ीसा कैपिटल, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। तो पूरे एडिटोरियल में यही याद रखो, उड़ीसा में है। और इस बार जो फीफा मतलब हॉकी का वर्ल्ड कप है 2023 वाला, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 13 जनवरी से 29 जनवरी हुआ। मैं आपको विनर के बारे में बताऊंगा, जर्मनी जीत चुकी है और रनअप रही बेल्जियम, मतलब 2 टीमें पहुंची जर्मनी और बेल्जियम की। नीदरलैंड तीसरे प्लेस में, ऑस्ट्रेलिया चौथे प्लेस में। और पूरे आर्टिकल में यही दिया है, जो हॉकी फेडरेशन है वो उसका ही है, जर्मनी जीत चुकी है और इस पर आगे कुछ नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे में कुछ बातें बताई गई हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना क्या करता है। वो ये समझता है कि सरकार की ज़्यादा, ठीक है, इंडल्जेंस होनी चाहिए, सरकार को ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू इंटरवीन करना चाहिए, राइट। इस वजह से क्या होता है, किसी भी एक सरकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ती है और एट द एंड जीडीपी भी बढ़ती है। यहाँ पर इन लोगों ने वही चीज़ें मेंशन की हैं जो मेंशन होनी चाहिए, राइट। जीडीपी हो गई और बजट हो गया, वही चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं, राइट। नेक्स्ट है ओपिनियन पेज। आप सबको पता है 2021 से म्यांमार की जो मिलिट्री है उन्होंने मिलिट्री कूप किया हुआ था। अभी भी पूरी कंडीशन वैसी है, कुछ रीजनल ग्रुप्स कर रहे हैं, कुछ आर्मी ने कंट्रोल किया है, कुछ पार्टीज़ ने कंट्रोल किया है। तो अब देखते हैं, ये तो आस ही रखते हैं कि म्यांमार में क्या चेंज हो सकता है। आपको अपने शॉर्ट टर्म्स के लिए नोट्स नहीं बनाने, लॉन्ग टर्म में जो एक बहुत बड़ी बात हो गई कि भारत ने अपना मिलिट्री इंटरवेंशन कर दिया म्यांमार में, आर्मी सरकारी हटा दी, तो बखेती कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट की। मनरेगा, कल हमने ये भी बताया था, जो मनरेगा में अभी हाल में 100 दिन का जो काम है वो 150 दिन की बात भी की जा रही थी कि करेंगे। बात करते हैं 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने कहा कि हम मनरेगा शुरू करेंगे। मनरेगा में रूरल, ग्रामीण क्षेत्र में अनस्किल्ड लेबर्स को क्या मिलेगा, 100 दिन का रोजगार मिलेगा। अब क्या है, मनरेगा में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने काम तो करवा लिया है मजदूरों से, बट उनको पैसे नहीं दिए हैं। तो इस बार मनरेगा का सबसे इम्पोर्टेंट थीम यही रहनी चाहिए कि महात्मा गांधी गारंटी, नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, इसमें रोजगार तो मिलेगा मनरेगा में, ठीक है, रोजगार तो मिलेगा, बट मनरेगा में ये होना चाहिए कि डिमांड बेस्ड, आप जब काम निकालें तब फ़ायदा होगा। डिमांड बेस्ड यानी कि देखो, किसी एक राज्य सरकार ने बोला कि मनरेगा में मैंने 100 लोगों को लगा दिया है और 100 दिन के लिए लगा दिया है,
वो बना रहे हैं अपनी नहर, छोटी छोटी नालियाँ, बट डिमांड स्कूलों की है। तो स्कूल का कंस्ट्रक्शन, पार्क, ये सब कौन बनाएगा? मनरेगा के मजदूर बनाएंगे। ठीक है। मनरेगा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं कि पिछली बार हुआ था कोविड, तो जितने भी अर्बन लोग हैं वो कहाँ आए? वो आ गए ग्रामीण क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में आ जाने के बाद मनरेगा की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। बट एक्चुअल में आप लोगों को क्या करना चाहिए? एक्चुअल में आप लोगों को करना है कि मनरेगा में जो रूरल पॉपुलेशन है, डिमांड बेस्ड राज्यों को स्कीम निकालनी चाहिए। जिसमें डिमांड बेस्ड का मतलब क्या होता है? डिमांड बेस्ड का मतलब होता है जिसकी डिमांड है उस चीज़ में ही काम करवाओ। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कॉलेजियम रिकमेंड 2 more न्यू जजेस फॉर सुप्रीम कोर्ट। 2 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट के लिए रिकमेंड किए कॉलेजियम ने। कॉलेजियम मैंने पहले बोला 5 लोगों का समूह होता है जिन्होंने सरकार को बोला कि इन दोनों जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए, रिकमेंडेशन दे दी। अब सरकार के हाथ में है कि इनका नाम सजेस्ट लेती है या नहीं। अभी 34 जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, 33+1, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जज। ठीक है। और कॉलेजियम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कहाँ कहाँ के हैं? गुजरात के जज हैं एक, ठीक है, एक इलाहाबाद के हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कॉलेजियम के बारे में। कॉलेजियम सिस्टम यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 2। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एलोकेट करता है, हाई कोर्ट के जजेस को बढ़ावा देता है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज उनका ट्रांसफ़र करवाना है। तो ये हमारे 5 ग्रुप का मेंबर करता है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। जो रिकमेंडेशन होती है कॉलेजियम की, वो केंद्र सरकार पर बाइंडिंग रहती है, बशर्ते जब दूसरी बार भेजी गई तो। कॉलेजियम कैसे काम करता है? कॉलेजियम वही है, लॉयर को जज बनाने का काम, जज को ट्रांसफ़र करने का काम ये करता है। ठीक है। और एक नेगेटिव पॉइंट ये है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कॉलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन तो मानेगी, सेकंड टाइम में बाइंडिंग होगी, बट कितने टाइम में एक्सेप्ट करेगी ये प्रोविज़न नहीं लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, वही ईपीएफओ से रिलेटेड है। डीएमके 14 किल्ड झारखंड में। डिसिसिव गवर्नमेंट वर्किंग विथ लॉफ्टी एम्बिशन, राष्ट्रपति। वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट इंडिया बजट विथ होप। देखिए बजट का बारे में हम कल पढ़ेंगे और डिटेल में कल ही पूरा पेश हो जाएगा बजट। ठीक है, कल हम पूरा बजट करेंगे। दोभाल सलीवन, आसाराम बापू को लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गई सेक्शन 377 के बेसिस पे, 76 के बेसिस पे, राइट। वर्ल्ड लेवल पर आप सबको पता है पाकिस्तान कहती है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, और जो मॉस्क में ब्लास्ट हुआ था जो हमने डिस्कस किया था। यूक्रेन और रशिया के चल रहे हैं वॉर, आप सबको पता है। चाइना की सरकार चेक जो प्रेसिडेंट हैं कि आप ताइवान से मिले थे, ये वाली बातें की जा रही है। वेस्ट बंगाल गाज़ा पट्टी में वही चीज़ें चल रही हैं। कोर सेक्टर ग्रू कर रहे हैं 7.4%। ये सबसे बिजनेस में सबसे बड़ी बात है। कोर सेक्टर के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इकोनॉमिक्स में। सीएसओ कहता है कि देखिए आईआईपी होता क्या है। जो मैं कोर सेक्टर के बारे में बता रहा था कि कोर सेक्टर 7.4% के बेसिस में बढ़ने वाले हैं, और पिछले 3 महीने में सबसे तेज़ी से बढ़ेंगे। कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, सीमेंट विटनेस्ड ए शार्प राइज। क्रूड ऑयल हालांकि श्रिंक करा है। और देखो इंडस्ट्री इंडिया में जितना भी चीज़ें होती हैं, देखो सबसे मेजर चीज़ मैं बता देता हूँ। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, कोल प्रोडक्शन 11.5%, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 10%, फिर उसके बाद स्टील 9.2%। तो जितने मेजर चीज़ें हैं, अगर आपके पूरे इंडिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इन्हीं 8 की चीज़ों के बेसिस पर होगा। ठीक है, इन्हीं 8 चीज़ों के बेसिस पर ये कंस्ट्रक्शन होगा।
इस कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरा मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये 8 सेक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले याद रखना है, कोल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी दूसरे नंबर पर है, स्टील तीसरे नंबर पर है। तो इट इज़ ए कंपोजिट इंडिकेटर जो शॉर्ट टर्म चेंजेस पूरे इंडिया में बताता है कितना प्रोडक्शन हो रहा है करके। IIP जो होता है एक इंडेक्स है जो बताएगा कि जो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में इंडस्ट्री की कितनी ग्रोथ रेट हुई। ये कौन बताता है? CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। और इसमें मेजर सेक्टर होते हैं। बेस ईयर 2011-2012 मेजर सेक्टर हैं इसमें कौन से? माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। और लेटेस्ट चेंज 2017 में किया था। 9वां बेस ईयर रिवीजन है इस बार। पहला बेस ईयर 1937 में किया था। कुछ आइटम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, रिफाइंड पाम ऑयल्स, ये सब कुछ लोगों को हटाया भी था। IIP कैलकुलेट करने से फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले कितना प्रोडक्शन हुआ, फिजिकल कितनी गाड़ियाँ बनी, कितना सीमेंट बना, ये सब पता चल जाता है। इसका फ़ायदा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उठाता है ताकि वो जान सके कैसी स्कीम निकालनी है। तो 8 ऐसे सेक्टर हैं। स्टील, रिफाइनिंग प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल में सबसे ज़्यादा है इस बार, इलेक्ट्रिसिटी दूसरा है, तीसरा स्टील है, क्रूड ऑयल इस बार माइनस हुआ है। तो बिजनेस की ये वाली भी न्यूज़ हमने देख ली। IMF कहता है कि इंडिया की ग्रोथ रेट 6.8% रहेगी और 6.1 रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2023 में। फिजिकल डेफिसिट क्या कहता है? फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट की अर्निंग नहीं है बट उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उसे फिजिकल डेफिसिट कहेंगे, राइट। जो डोमेस्टिक फार्मा मार्केट है वो 130 बिलियन टच कर सकती है 2030 सर्वे में। और ये सबसे बड़ी बात है इंडिया के हेल्थ सेक्टर में भी, जो कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। स्पोर्ट्स में इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड टू कुछ नहीं है, आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आज तो कम न्यूज़ थी पर बजट कल आएगा, कल हम डिटेल में जानेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो का जो एंड कोड है, जिन बच्चों ने लिखा है एंड कोड है आपका चीयर, ठीक है। सब लोग जिन्होंने लास्ट तक देखी है आप चीयर कमेंट बॉक्स में चीयर टाइप करें। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।